होगा। हो गई। हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे। कल हम जाने थे प्रकाश के परावर्तक सतह के अनुसार कितने नियम होते हैं। आज हम जानते हैं, ठीक है, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, और ये आपका भाग 2 है। ठीक है, जानेंगे समतल दर्पण से समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आज हम जानेंगे समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। देखिए, कहेंगे जब प्रकाश की किरण समांतर दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियम अनुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन के नियम कहा जाता है। यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम के क्या कहेंगे। जब प्रकाश की किरण, यानी जब भी किसी प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण, यानी कि आप दुकान में देखेंगे दर्पण वही लगा हुआ रहता है, वो समतल दर्पण होता है जिसकी एक भाग क्या होती है, रजित होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियम अनुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि एक समतल दर्पण हो गया। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये एक प्रकार का समतल दर्पण हो गया। ठीक है, और इस समतल दर्पण पे, ठीक है, इस समतल दर्पण में क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें जो है, मान लीजिए कि यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, इस प्रकार की प्रकाश की किरण क्या है, आ रही है, और आने के बाद ये तो समतल दर्पण है, इसका एक भाग रजित है, तो ये क्या होगा, तुरंत ये उसी डायरेक्शन में तुरंत वापस हो जाएगी। तो यहाँ पे समझने का नियम ये है कि आती हुई प्रकाश किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, और जो टकराने के बाद पुनः वापस जा रही है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं परावर्तित किरण। ये क्या है, हमारा परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। ठीक है, ये हमारा है परावर्तित किरण। ठीक है, इन जितना डिग्री कोण पे ये प्रकाश किरण आता है, मतलब जितना डिग्री कोण पे ये किरण आता है, उतना ही डिग्री कोण पर वो तुरंत क्या होता है, वापस हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक है, और जिस बिंदु पे पड़ता है उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ये क्या है, हमारा आपतन बिंदु है, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, ये आपतित किरण है, सॉरी ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और इन दोनों के बीच में एक लंब डाला जाता है जिसको बोला जाता है अभिलंब। ये कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि आती हुई प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, टकरा कर पुनः लौटी हुई प्रकाश किरण को परावर्तित किरण। समतल दर्पण में जिस बिंदु पे प्रकाश आगे पड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सारे का डिफिनेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहां पे सारी नोट्स टॉपिक बाय टॉपिक लिखकर डाल दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक बार इन सबको हम क्या करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, कहेंगे कि वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, और आपतित किरण, अच्छा, दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु, दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां पर किरणें आकर मिलती है उसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। और जिस आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है और पड़ने के बाद पुनः परावर्तित हो जाती है, वापस लौट जाती है, उन्हें हम कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और जिस दर्पण पे प्रकाश आगे पड़ता है उन्हें हम कहते हैं समतल दर्पण। ये मुख्य बिंदुओं को आप समझ लिए। ठीक है, अब इन दर्पणों को समझते हुए, इन मुख्य बिंदुओं को समझते हुए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या कहेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है,
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, तो आप क्या कहिएगा, दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम, दो नियम होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते कौन है? ठीक है, तो क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन के आधारभूत नियम समतल तथा वक्र सतहों के लिए समान होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला नियम होता है कि आपतित किरण, क्या कहेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ठीक है, क्या कहेंगे, तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी कि यहां पर जो एक कोण बनता है, ये जितना कोण इसका होता है उतना ही कोण डिग्री, जैसे मान लीजिए ये अगर 60 डिग्री का है तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का ही होगा। ये आप नियम याद रखे रहिएगा। ये आपसे 2 नंबर पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, उन्हें लिखे ना, उन्हें समझाएं। तो क्या कहिएगा, कहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तथा डाला गया अभिलंब। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपतन कोण हो गया और ये क्या हो गया, परावर्तन कोण। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा प्रतिबिंब। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अच्छा, एक कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ठीक है, कि हाँ, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब क्या होते हैं, समझना ही वाली बात है कि ये प्रतिबिंब होते क्या हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और जैसे ही मान लीजिए कि हम किसी शीशा देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आईना देख रहे हैं ना, दर्पण देख रहे हैं, उसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो हमारा चेहरा जो उस शीशे में, आईने में जो हूबहू दिखाता है, हूबहू दिखाता है, उसी को दर्पण के नाम से जानते हैं। जैसे प्रतिबिंब में कहा गया है कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होती है या अपसृत होती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसे हम उस वस्तु क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और ये प्रतिबिंब जो होते हैं मुख्यतः 2 तरीके से होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, ये सारे का देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, ये डिफिनेशन आपको टेलीग्राम के चैनल पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइएगा। ठीक है, प्रतिबिंब 2 तरीके से होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होती हुई प्रतीत होती है, उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आ रहा है ना? कॉपी में नोट करते चलिए, जैसे बोल रहे हैं तो कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के बाद, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होती है, उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपसृत होती है, उसे हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ में आ जाएगा? उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अब समझिए। अब कभी कभी क्या होता है, आपसे इन दोनों में क्या होता है, कभी कभी अंतर पूछ देता है। ठीक है, अंतर पूछता है कि वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। ठीक है, और यहां पर जो है काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी जाना जाता है, आभासी, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है,
कभी कभी यहाँ नाम रहता है आभासी प्रतिबिंब का भी नाम रहता है। याद रखे रहिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर होते हैं। जैसे यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। ठीक है, ये किससे बनता है? किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। ये हम क्या लिख रहे हैं? काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो ये किरणों की काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक, क्या कहेंगे कि यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, ये किससे बनता है? तो यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, दूसरा कहेंगे यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनाता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा होता है। यहां क्या कहेंगे? यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनाता है। तो इसमें हम क्या कहेंगे? यह प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनाता है। क्या कहेंगे कि यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है। ठीक है, तीसरा नंबर इसका हम ऑप्शन लिखेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर मतलब अंतर लिखेंगे, यह प्रतिबिंब को इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, किस प्रतिबिंब को? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। क्या कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को, यानी कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो इसमें क्या कहेंगे कि इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, तो चौथे नंबर दर्पण लिखेंगे कि यह कहां बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है? तो ये दर्पण के सामने बनता है। यह दर्पण के सामने बनता है। याद रहेगा भाई, ये क्या बनता है? तो दर्पण के सामने बनता है। और इसके चौथे नंबर में हम लिखेंगे, ठीक है, यह दर्पण कहां बनता है? तो पीछे बनता है। ये क्या बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। क्या कहेंगे कि यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, ये एकदम वीवीआई है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, कंठस्थ इसको समझ लीजिए और याद कर लीजिएगा। 2024 के एग्जाम में आना एकदम तय है, एकदम गारंटी है। वीवीआई ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई है। ये गारंटी है कि ये पूछेगा तो मतलब पूछेगा, 100% गारंटी है। प्रश्न कैसे पूछेगा कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर बताएं, या कहेगा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताएं। तो क्या आप कैसे लिखिएगा कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। कैसे अंतर है? निम्नलिखित अंतर है। कैसे लिखेंगे? यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। कौन? वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे कि यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा। और ये हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनाता है, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है। यहां से ऑब्जेक्टिव भी आता है। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा कि किस प्रतिबिंब में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है।
किस प्रतिबिंब में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो क्या कहिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब में। और किस प्रतिबिंब में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब में। ठीक है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो वास्तविक। और किसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, काल्पनिक। किस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, और किस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये दर्पण होता क्या है। सॉरी, सबसे पहले समझेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। ये तो हम समझ लिए कि वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब समझ लिए। अब मान लीजिए कि अगर समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक समतल दर्पण होता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, समझ गए? देखिए, हम जितने भी प्रश्न बता रहे हैं आपको सब बोर्ड टाइप ऑफ प्रश्न बता रहे हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से नोट डाउन करते जाइएगा। जिसका जो चीज हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पर। टेलीग्राम के चैनल लिंक में डाल दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप जाके टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न ये भी आता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, ये आपसे 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें। कैसे पूछेगा? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें, तो कैसे लिखेगा? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। जैसे फर्स्ट नंबर में क्या होता है कि यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है, काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर, ठीक है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या रहता है? तो दूसरे नंबर में रहता है, ठीक है, कि वस्तु के समान आकार का होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के समान आकार का होता है। क्या होता है? यह इसका प्रतिबिंब दर्पण के समान आकार का होता है। कैसा होता है? तो दर्पण के समान आकार का होता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? और क्या लिखेंगे? यह पार्श्व बी परिवर्तन दर्शाता है। यह क्या दर्शाता है? यह पार्श्व बी परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, ये पार्श्व बी परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप हमारे भाग 2 नहीं देखे हैं, भाग 1 नहीं देखे हैं, अगर इसी चैप्टर का भाग 1 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आप वहां से जाकर के पहले उस वीडियो को समझ लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में कंठस्थ रूप से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दर्पण। अब समझना है कि ये दर्पण क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं दर्पण के बारे में। ठीक है, दर्पण क्या है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलता है? मिरर बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मिरर बोला जाता है। ठीक है, अच्छा दर्पण होता क्या है? तो दर्पण क्या कहेंगे? वह चिकनी और चमकीली सतह
जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रज्जित हो, जिसका एक सतह क्या हो, रज्जित हो, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या कहेंगे, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित या निश्चित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है, उसे हम कहते हैं दर्पण, और जिसका एक भाग क्या होता है, रज्जित होता है। अगर हम दर्पण की बात किया जाए तो दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार होते हैं भाई, तो 3 प्रकार के होते हैं दर्पण। ठीक है, जिसमें सबसे पहला दर्पण जो आता है वो होता है समतल दर्पण। ठीक है, दूसरा नंबर जो होता है वो होता है आपका गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, और तीसरा दर्पण जो होता है वो होता है परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण। ठीक है, ये आपका समतल दर्पण हो गया। ठीक है, और ये आपका हो गया गोलीय दर्पण, ये हो गया आपका परवलयिक दर्पण। ठीक है, तो प्रश्न पूछा था दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार, नहीं तो गलती से लोग टिक मार देते हैं 2 प्रकार, यानी गोलीय दर्पण सिर्फ याद रखे रहते हैं, तो ऐसा भूल नहीं करना है। समतल दर्पण जो होता है 3 प्रकार के होता है, एक होता है आपका समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और ये होता है आपका परवलयिक दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण जो होता है ये आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, तो दूसरा होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम इसको बारी बारी से समझेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, तो क्या कहेंगे, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो, समतल मतलब बराबर हो, समझ में आ रहा है ना, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे हम कहते हैं समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो जिसका एक भाग रज्जित हो, उसे हम बोलते हैं गोलीय दर्पण, उसे हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। ठीक है, और ये गोलीय दर्पण जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि द्वौ दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। यहाँ पे देखिए समतल दर्पण क्या कहेंगे, तो अगर समतल दर्पण की बात किया जाए तो कहेंगे कि वह दर्पण जिसकी एक सतह, वह दर्पण जो जिसका परावर्तक सतह समतल हो ना, उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। कहेंगे कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो, ठीक है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कि जिस गोले की परावर्तक सतह, सॉरी, जिस दर्पण की परावर्तक सतह, इसे हम कहेंगे कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो और जिसका एक भाग रज्जित हो, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। परवलयिक दर्पण, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय ना हो ना, क्या कहेंगे कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्ण गोलीय ना हो, पूर्ण गोलीय ना हो, उसे हम कहते हैं परवलयिक दर्पण। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना जी। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, किसी खोखले गोले का भाग हो और जिसका एक भाग रज्जित हो, उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। परवलयिक दर्पण, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय ना हो, यानी कि इस तरह का हो। समझ रहा है ना, ये कैसा होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है और जिसका एक भाग क्या होता है, रज्जित होता है। समझ में आ गया,
जिसका एक भाग क्या होता है, रजित होता है। और ये समतल दर्पण कैसा होता है, तो एकदम समतल होता है, ठीक है, बराबर जिसको कहते हैं, और जिसका एक भाग क्या हो, रजित हो, उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। समझ में आ रहा है ना जी, ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, अब गोलीय दर्पण जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए अब इसको उतार लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हो गया। चलिए अब यहां पे हम समझते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए, अगर ये आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप जानते ही हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में समझ में ये वीडियो पहुंचे। इससे हमारा क्या होता है, सपोर्ट मिलता है, ठीक है। हम आपको धन्यवाद बोलेंगे। चलिए देखिए समझिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार के आपको बताया है। सबसे पहला दर्पण जो होता है वो होता है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। तो समझिए अवतल दर्पण क्या है। देखिए अवतल दर्पण कहेंगे कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है, अर्थात केंद्र की ओर होती है। क्या कहेंगे, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है, समझ में आ गया ना, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है, जैसे यहां पर लिखेंगे कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है, धंसी रहती है, क्या कहेंगे कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है अर्थात केंद्र की ओर होती है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। जैसे इस तरह का, जैसे मान लीजिए आपका गोलीय दर्पण हो गया, यहाँ पे आपका केंद्र हो गया, और इस ये आपका गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है, और उसका एक भाग क्या है, रजित है, उसका एक भाग क्या है भाई, तो रजित है, और ये किस तरह है, तो आपका ये केंद्र की ओर से है, ठीक है, और ये क्या है, परावर्तक सतह धंसा हुआ है, ठीक है। इसको बस सिर्फ दिखाने के लिए हम बोल दिए है कि ये गोलीय दर्पण का ही भाग है, ठीक है। देखिए धंसा हुआ है कि नहीं, ठीक है। अब आता है कि दूसरा नंबर होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। तो समझ जाइए कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हो, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हो, समझने के लिए, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हो, ठीक है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि इस प्रकार का, जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया गोलीय दर्पण, ठीक है, और इसमें क्या है, जो केंद्र जो है, ठीक है, इसमें उभरा हुआ रहेगा, ठीक है, ये उभरा हुआ हो, ठीक है। तो ये जो अगर उभरा हुआ है इस प्रकार का, ठीक है, देखिए ये वाला भाग क्या है, उभरा हुआ है, यानी कि इस तरह निकला हुआ है, और अवतल दर्पण में क्या है कि इस तरह का ये वाला भाग धंसा हुआ है, और उत्तल दर्पण में क्या है, ये वाला भाग उभरा हुआ है। तो समझ में आ रहा है ना, ये केंद्र हो गया आपका, ठीक है। तो क्या कहेंगे, समझना है कि उत्तल दर्पण जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, और जिस अवतल दर्पण और जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। अब इसमें कुछ बिंदु होते हैं, जैसे केंद्र बिंदु ना, केंद्र बिंदु होते हैं, वक्रता त्रिज्या होता है, ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो इसको समझने के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर की ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे हमारा क्या होता है, हौसला बढ़ती है और आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। लेकिन याद रहे, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।